गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट टू। आज पार्ट टू का पहला दिन है। हमने बहुत शिद्दत से सोच रहे थे पार्ट वन खत्म हो तो पार्ट वन फाइनली खत्म हो गया। अब ये पार्ट टू की शुरुआत होने जा रही है। पार्ट टू में खास करके जैसे पार्ट वन में हमने मैकेनिक्स देखा, रोटेशनल मोशन देखा, ग्रेविटेशन देखा एंड स्टफ लाइक दैट। पार्ट टू विल डील विद सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, will deal with thermodynamics and oscillations and waves. So let's start part 2 with chapter number 9, which is called mechanics of solids. You already know there are three basic states of matter: solid, liquid, gas. हाँ, you will tell me sir, you know plasma भी है, BEC भी है, हाँ सब है बरोबर, पर मैं फिलहाल सिर्फ बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहा हूं, मैं कोई इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, उसमें से हम सॉलिड्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ सॉलिड? अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड which has anybody? Definite volume, definite shape. Very good. So it has got a definite shape and it has got a definite volume. एक बहुत ही सीधी बात कर लो, वैसे ये सब बातें टेक्स्ट बुक में नहीं है पर मैं यूजुअली करता हूं। सपोज आपके पास आइस का टुकड़ा है, यू गॉट अ क्यूब ऑफ आइस। अगर आप इस आइस के क्यूब को एक पॉट में रखो और नीचे जलाओ आग, व्हाट विल हैपन? आइस विल टर्न इनटू वाटर, वाटर विल टर्न इनटू वेपर। So from solid on heating it becomes liquid, liquid on more heating becomes a gas. तो कोई गैस हो उससे मुझे सॉलिड बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर हीटिंग से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन रहा है तो गैस से सॉलिड आने के लिए डोंट यू थिंक आई शुड कूल थिंग्स डाउन? बराबर। सो अगर मेरे पास कोई गैस है, if I cool it down, it turns into a liquid. And if I cool it down further, what does it become? Solid. ये सबसे बेसिक आइडिया है। इस प्रोसेस में स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज हो ही रहा है, और क्या हो रहा है आपको कोई आइडिया है? I am not talking about change, external change. इन चीजों में क्या चेंज हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें डिस्टेंस बहुत होता है। जैसे जैसे कूल करते जाते हो मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर, एंड क्लोजर आते आते ये लिक्विड बन जाता है, एक पॉइंट पे आके लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को भी अगर कूल करते जाओ तो और करीब आता जाएगा, और इस पॉइंट पे आके इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इट विल बिकम सॉलिड। सो इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सॉलिड, द इंटर एटॉमिक और intermolecular distance goes on decreasing, and at one point, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ये नहीं है टेक्स्ट बुक में। at one point a distance is reached which is called equilibrium distance, and is denoted as RO when the substance becomes a solid. So suppose ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ये बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ये बीच का बॉन्ड है जो भी है, ये मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है RO। मैं अभी जो कहने जा रहा हूं वो बुक में नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब इसके बाद ये बंदा सॉलिड बन गया, प्रोसेस फॉर्म खत्म हो गया, ये बंदा सॉलिड बन गया, इस चीज सॉलिड बन चुकी है।
What is the characteristic of this equilibrium distance? हमेशा याद रखिए, at RO the potential energy of the system is minimum. Can you see this? The potential energy, sorry, Yes, sir. the potential energy of the system is minimum. And हमेशा याद रखना, every body, every system tries to attain that situation, that position where the potential energy of the system becomes minimum. It wants to maintain this situation. It wants to maintain this situation. इतना कि अगर तुम इन दोनों को दूर ले जाओ, ये ऐसा है, अगर मैं दोनों को दूर ले जाऊं तो ये दोनों के बीच में, अच्छा फिलहाल here at this position at RO net force is 0. नेट फोर्स इज 0. इस पोजीशन में नेट फोर्स इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. फिलहाल फोर्स 0 है, पर अगर मैं दोनों को खींच के दूर ले गया तो बर्दाश्त नहीं होंगी उन लोगों से ये दूरियां, और एक अट्रैक्टिव फोर्स खड़ा हो जाएगा जो दोनों को वापस इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. ऑन दी अदर हैंड कोई बोलता है सर दूर नहीं ले जाते, नजदीक ले आते. तुम नजदीक ले आओगे तो इन दोनों के बीच में ये दोनों नजदीक भी नहीं रह सकते. रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा जो फिर से इन दोनों को इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. इस फोर्स को पहचाने एनीबॉडी? कि एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराऊं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. रिलैक्स रिलैक्स, फिर से देख लो. फिलहाल नेट फोर्स 0 था, मैंने दोनों को खींचा और छोड़ा तो एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गया जो उन दोनों को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आने की कोशिश करता है. दोनों, वेरी गुड, रिस्टोरिंग फोर्स, बहुत बढ़िया. एंड ये ऐसे थे, मैं नजदीक ले आया, छोड़ दिया, एक नया फोर्स डेवलप हो गया जो रिपल्शन का था, और वो वापस उन दोनों को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स. एंड ये पूरा चैप्टर इसी रिस्टोरिंग फोर्स का खेल है, पूरा चैप्टर, एवरीथिंग. और अच्छा, मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मिनिमम का एग्जांपल दे रहा था. इट्स अ वेरी हिलेरियस एग्जांपल and it's a very practical example also. You might have seen it or you might have experienced it also many times. Suppose कोई बंदा पढ़ने बैठता है, बेड पे पढ़ने बैठता है. I'm sure majority of you all आप लोग करते होंगे. When he or she sits on the bed to study at time t equal to 0, जिस मोमेंट वो बैठा है, you might have seen कि वो ऐसा बैठता है. ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है. कैन यू सी राइट नाउ द एंगल बिटवीन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी? ये पैर फैलाए हुए, ये पीठ है उसकी, इट्स 90 डिग्री. एज टाइम गोज बाय, डू यू नोटिस दैट द एंगल बिटवीन द अपर हाफ and the lower half goes on increasing, and at a very large time, let us say time t equal to infinity, बंदा ऐसा हो जाता है. Have you experienced it ever? I'm sure you have. Yes, sir. This is the upper half of the body, this is the lower half of the body. और अब जो किताब पढ़ रहे हो ना वो ऐसी है, आप ऐसे पढ़ रहे हो. Perpendicular. And suddenly your mother walks into the room and she sees this and she is livid कि ये क्या तरीका है, ये तुम सो रहे हो या पढ़ रहे हो? And you are like, my God, you can't explain anything. But the next time something like this happens, tell them it is not me, my system. This is physics. My system is trying to attain that position where the potential energy is minimum. क्योंकि आपको ये पोजीशन में कितना आनंद आता है? बहुत. Yes, sir. ये पोजीशन से कंपेयर करो इस पोजीशन को. Isn't this a very lovely position? It's eternal bliss.
आनंद की भावना, आनंद की अनुभूति हो रही है। आ, दिस इज सो लवली। Your body is trying to achieve that position where the potential energy is minimum. हाँ, ये this एक disclaimer भी देता हूँ, ये घर पे ट्राई मत करना नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज द आइडिया एंड ये पूरा सब कुछ रिस्टोरिंग फोर्स पे आधारित है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड वील मूव ऑन। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? एनी क्वेश्चन सो फार? नो? We are good? Okay. Let's move on. Yeah. सर इधर पोटेंशियल एनर्जी माइनस GeM वाली होती है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर नहीं, एक सेकेंड। You are talking about gravitational potential energy when you say minus GeM by R. I am not talking about gravitational at all. I am talking about the potential energy possessed by these two bodies on account of their interatomic interactions. बरोबर, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अर्थ की आती ही नहीं है बात। हम अर्थ छोड़ा है चैप्टर 1 में, चैप्टर 8 में अर्थ छोड़ा है। अर्थ गया अभी अपने हाथ से। सर एक मिनट से नीचे का लिखा हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सर जी सर इसीलिए नॉर्मली सर की मतलब मेरी मम्मी ऐसे कहती है कि बेड पे पढ़ाई करने से ना नींद आती है। आज पता चला कि ऐसा क्यों। जी, you know, bed is a place of rest. Bed is not a place to study. वहां आप आराम में जल्दी आ जाओगे। सर मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो बेंच पे भी नींद आ जाती है। पर बेंच पे you are not feeling really comfortable. Do you feel really comfortable on the bench or on the chair or something like that? No, you don't. No, you don't. You can't feel comfortable on a bench or a chair. Maximum आप अपना head down कर सकते हो, but even that is not a very comfortable position, is it? No, it is not. Okay. तीर्थ, ये नीचे वाला देख लिया तूने बरोबर? यस सर। ओके, ये गोल गोल गोल, ये बीच के इंटर एटॉमिक फोर्सेस है बेटा। ये जो क्यूब है ये एक छोटा सा पार्ट ऑफ द सॉलिड है एंड ये जो वर्टाइसिस है क्यूब के, उस पे मैंने एटम्स लगाए हुए हैं एंड हर एटम दूसरे एटम को इस फोर्स से पकड़ा हुआ है। दीज आर दी इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यू कैन कॉल देम इंटर एटॉमिक फोर्स। एंड इस तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन सॉलिड का हुआ है। ओके, अगर अब जो मैंने यहां पे कहा था वो मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल ऑल एटम्स आर एट रेस्ट, कोई किसी का कुछ खींच नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ सपोज मैं एकाध एटम को डिस्प्लेस करूं अपनी पोजीशन से, what do you think will happen? Don't you agree? If I displace one of the atoms, the interatomic forces linking that atom with other atoms will start changing and situation change हो जाएगी if one of the atoms is displaced from its position. The interatomic forces are disturbed. Interatomic forces are disturbed and when released, अब मैं उसको ऐसा खींच के मैं ऐसा छोड़ दिया, what do you think
will the interatomic forces do? They will try to bring the atom back to its original position, and when released, forces will try to bring the atom back to its original position. एंड यू नो जो ओरिजिनल शेप था, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, वो वापस लाने की कोशिश की जाएगी. एज यू कैन सी, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा खींच के छोड़ दो, एटम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए, रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड यू नो साइज एंड यू नो सिचुएशन वापस वही हो जाएगी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. अगर तुम कभी कभी बहुत जोर से खींच दिए तो हो सकता है कि एटम निकल ही जाए और फोर्सेस कुछ ना कर पाए. उस मामले में क्या रिस्टोरिंग फोर्सेस नहीं थी ना, पर वो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ला पाई नहीं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन its original shape and size is called, क्या नाम है इसका? इलास्टिसिटी. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो मैं खींच रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो it is called a perfectly elastic body. If body completely regains its original shape after deforming forces are removed, it is called perfectly elastic body. एकदम मस्त है. यू नो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जो अपना ओरिजिनल शेप वापस रीगेन कर लेता है ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस. इज एन एग्जांपल. ये दिख रहा है आपको? वापस आ गया. आपने देखा, मस्त इलास्टिक बॉडी है ये. इसको जैसे भी घुमाओ ये वो तो अपने आप मस्त वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा, कैन आई टेक दिस डायग्राम? यस यस. सर ये DIAG मतलब DIAG ऑफ अ सॉलिड अपने टॉपिक में. डायग्राम. ओके. DIAG ये क्या होता है? डायग्राम होता है यार. तुझे क्या लगा क्या होता है? डायगोनल. अरे डायग्राम DIAG बोले तो डायग्राम. ओके. हाँ सर, कुछ कह रहा था कोई? हाँ एब्सोल्युटली. अब समझ में आया तेरे को. और मात्र गाल खींचे उतना नहीं, उंगली दिख रही है? हाँ, वापिस अपने ओरिजिनल छोड़ दिया मैंने, इतना खींच गया. हाँ, वापिस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. हड्डियां भी इलास्टिक है भाई. ओके. हाँ, फिर बहुत ज्यादा ये मत करना कि अरे तू 2-3 लोगों मिलके खींचो, हाथ निकल जाएगा बाहर. ओके. सो इट्स कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. इफ बॉडी पार्शियली रीगेन्स, पार्शियली का स्पेलिंग, regains its original shape on removal of deforming forces, it is partially elastic body. You know, the best example of a partially elastic body is a pen cover. I'm sure you've seen a pen somewhere someday. Yes, sir. नहीं, पेन में कौन सी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं बताता हूं आपको. जस्ट अ मिनट. एक साइनो सिल्क की पेन है, ब्लैक कलर की होगी शायद. हाँ चलेगी, साइनो रेड चलेगी.
इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो स्प्रिंग खींच के छोड़ दे, वापस आ जाएगा ओरिजिनल पोजिशन। दिस इज अ लवली पेन, आई लव टू यूज दिस पेन। और मैं इसको ऐसा खींचता हूं एंड मैंने छोड़ दिया। कैन यू सी, ये बॉडी मैंने पूरा यू कर दिया था उसको, यू, और मैंने छोड़ा, यू में रहा या वापस ओरिजिनल पे आने की कोशिश कर रहा है। बट हैज इट कंप्लीटली रीगेन्ड इट्स ओरिजिनल शेप? नो। सो दिस इज पार्शियली इलास्टिक बॉडी। आपने देखा एक छोटा सा डिफॉर्मेशन जैसा, बेचारा ऐसा था, थोड़ा ऐसा हो गया है। लाइव एंड डायरेक्ट एग्जांपल आपके सामने पेश है। मैंने पूरा यहां खींच दिया था, फिर छोड़ा तो बेचारा यहां तक आके रुक गया। अब ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। इसको सीधा करने के लिए उल्टा थोड़ा सा मारना पड़ेगा, पर फिर भी आपने देखा पूरी तरह नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा तो डिफॉर्मेशन उसमें रहता ही है। सो दैट इज व्हाट इज अ परफेक्ट पार्शियली इलास्टिक बॉडी। एंड फाइनली, इफ द बॉडी does not absolutely does not regain its original shape, उसका शेप चेंज ही हो जाता है पूरा, वापस आता ही नहीं है। इट इज कॉल्ड अ परफेक्टली inelastic और पिलास्टिक बॉडी। perfectly inelastic or plastic body. For example, mud, clay, etc. I'm sure as kids आप क्ले से खेले होंगे। क्ले डो, आप नीचे घर पे रोटी का आटे का डो बनाते हैं, डो को आप ऐसा मसल दो फिर छोड़ दो। Does the dough regain the original shape even partially? No. मड या पुट्टी या ऐसा कुछ चीज को आप लेके मोल्ड कर दो और रख दो, क्या उसमें से अपना ओरिजिनल शेप वापस आएगा? नो। सो दीज आर ऑल परफेक्टली इनइलास्टिक और यू कैन ऑल्सो कॉल देम प्लास्टिक बॉडी। अभी मेरे को लोग पूछते हैं, सर प्लास्टिक, ये पेन आप जो खेल रहे थे वो प्लास्टिक नहीं? अरे बाबा, पेन का मटेरियल प्लास्टिक का है, वो अलग बात हो जाती है। तुम प्लास्टिक, लोग बोलते हैं सर प्लास्टिक की थैली, अरे बाबा मैं यहां थैलियों की या चीजों की, मैं प्लास्टिक एज अ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं। प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक ये प्लास्टिक वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्लास्टिक एज अ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं। जैसे ये बॉडी है इलास्टिक, ये बॉडी है पिलास्टिक, इलास्टिक का ऑपोजिट पिलास्टिक। बात समझ में आ रही है आपको? एंड इलास्टिक भी बहुत यूज करो ना तो प्लास्टिक हो जाता है। ओके, सो ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है। बेचारे की प्रॉपर्टी खलास हो जाती है तो इलास्टिक भी बिकमिंग प्लास्टिक। Okay, so this is the idea. This is the brief description of various types of bodies that you shall see. Let's move on. Check this out, please. And now we start the actual idea. अब तक जो बात कर रहे थे वो बेसिक बातें थी, बैकग्राउंड मैंने डिटरमाइन कर दिया। एंड अब जो बात करूंगा, जो भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो इन्हीं दो चीजों पे होंगे। टू वेरी लवली क्वांटिटीज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम अपने इग्नोरेंस में स्ट्रेस स्ट्रेन को बहुत ही खराब तरीके से यूज करते हैं। द आइडिया कि कोई बहुत ज्यादा बिजी है या किसी को बहुत ज्यादा काम है, हम कहते हैं अरे यार आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। कभी कभी ये भी कहते हैं मेरे पे बहुत स्ट्रेन है। बट दीज आर मिसनोमर्स। तुम इस तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन को यूज नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ तुम बोल रहे हो। बाकी स्ट्रेस और स्ट्रेन का असली मतलब क्या है, आज के बाद आप गलती नहीं करोगे। आज आप समझ जाओगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। किसी पे बहुत ज्यादा दबाव होना, दैट इज स्ट्रेस। और उस दबाव के अंडर में उस बॉडी का पिचक जाना या छोटा हो जाना या कमजोर पड़ जाना या लेंथ कम हो जाना, दैट इज स्ट्रेन।
डू यू नाउ अंडरस्टैंड? दबाव का मतलब स्ट्रेस, और दबाव की वजह से पैदा होने वाले डायमेंशन में चेंजेस, दैट इज स्ट्रेन। क्या ये इतना वो क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? ओके ना, फिर से एक बार वही सरकार। बेटा मैंने अभी तक तो एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट क्या होता है स्ट्रेस और क्या होता है स्ट्रेन। वेन यू से यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दैट मीन्स आप पे दबाव बहुत ज्यादा है। कोई फोर्स मार रहा है आपका काम मार रहा होगा, आपके घर वाले मार रहे होंगे, आपके जो भी है वो मार रहे होंगे। तो दबाव किसी चीज पे होना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और उस दबाव के अंडर में, उस दबाव के परिणाम में आपका छोटा हो जाना, मतलब आपका डायमेंशन चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अपने गुजराती में कहते हैं लांबो થઈ ગયો આમાં તો હું। Have you heard this term anywhere? हाँ सर। Yes, sir. જ્યારે કામ તમને બંને સાઈડથી ખેંચતું હોય, એક તરફથી કામ ખેંચે, એક તરફથી ઘરવાળા ખેંચે, એક તરફથી બોસ ખેંચે, એક તરફથી બીજું કોઈ ખેંચે, તો એ ખેંચવું that is stress, અને ખેંચાવમાં લાંબા થઈ જવું that is strain। एकदम सिंपल, एकदम अंडरस्टैंड हो गया बात को। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस दबाव होता है, और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन। लंबा हो गया बेचारा या टूका हो गया बेचारा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेन। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स। सो व्हेन अ deforming force, I'll draw diagrams also wherever necessary, is applied to a body, restoring forces are produced in that body। हर बॉडी में होते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत बड़ा है और रिस्टोरिंग फोर्स उतना मैच नहीं कर पाया, तो तुम्हारे बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है। पर कुछ लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स जितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही होगा। सो produced in that body, the restoring force produced per unit area is called stress। Wow, so allow me to give you a lovely equation for stress। So stress, denoted as sigma, is restoring force F per unit area। Very lovely expression here, one of the first expressions for stress। So sigma is F by A। Looking at this equation, can someone tell me what would be the SI unit of stress? Force is in what? Newton? Very good। So SI unit of stress is Newton per meter square, or it is better known as Pascal। Name of a great scientist, French scientist Blaise Pascal। 1 Pascal is 1 Newton per meter square। हाँ, I know you've heard rhyming names of Pascal। Pascal rhymes with some other foul-mouthed word, but Pascal was a very very great scientist। Fluids में Pascal का law भी आएगा, और उनको बहुत बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे हम। So 1 Pascal is 1 Newton per meter square। So Pascal is the SI unit of stress। All right, now let us look at the change, I'm just defining it, the change in dimensions of a body due to this stress is called strain। So strain means actually change in dimensions। So strain is just change in dimensions। Okay, तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं,
and corresponding to the three types of stress, we have three types of strains. Let us look at them in a very nice manner. The first stress is called tensile stress. Okay, or you can also call it compressive stress, whatever. You can also call it normal stress. बहुत सारे नाम है उसके. So allow me to move on. मैं पहले डिफाइन कर लूं, आपको डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा अच्छा इस तरह हो रहा है. आपके बगैर डायग्राम की तो कुछ भी करना, कुछ भी समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है. नामुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस, नाम है उसका टेंसाइल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस. भाई सारे स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही होते हैं और कुछ नहीं होता. अच्छा, कंसिडर अ सिलेंडर. ऑफ लेंथ L एज शोन. ये रहा आपका सिलेंडर. ओके, ये सिलेंडर ठीक है. सर क्या करने का है सिलेंडर का? अब हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स मारेंगे. डिफॉर्मिंग फोर्सेस F are applied to both faces. ओके, ध्यान से देखिए, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है. इसको यहां से खींच रहा हूं और इसको यहां से खींच रहा हूं. डू यू अग्री? ये फोर्स सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन पे ही दिखाई दे रहा है और ये फोर्स इतने क्रॉस सेक्शन पे ही दिखाई दे रहा है. And if you notice carefully, do you agree this is the face? This force, isn't it perpendicular to this face? Is it? Yes, sir. This is the face of the cylinder and this force is perpendicular. That is why this stress is called perpendicular stress or normal stress. Can you see? Sorry. बरोबर है ये? Yes, sir, normal stress. बिल्कुल. एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस अब सिलेंडर की लेंथ बढ़ेगी. दीज फोर्सेस आर नॉर्मल टू द फेसेस, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इट प्रोड्यूसेस नॉर्मल स्ट्रेस. एंड कोई बोले सर नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करने का तरीका, अरे अरे यार क्या बात कर रहे हो, वही फॉर्मूला. नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस F by सिग्मा एन इज एफ बाई ए एज सच, कोई बड़ी बात नहीं. हाँ, बस इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. एंड ड्यू टू दिस तुम्हारा लेंथ, तुम्हारा मतलब सिलेंडर का लेंथ, कैन यू सी, बढ़ गया. हाँ, ओरिजिनल लेंथ L था एंड चेंज इन लेंथ है डेल्टा L. नाउ ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर increases by delta L and thus अब हम स्ट्रेन डिफाइन करेंगे. वी डिफाइन इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं. एज longitudinal strain, we call it epsilon L, is change in length over original length. Looking at this equation, longitudinal strain is change in length over original length. How much is the change in length? Isn't it delta L? delta L. And what is the original length? L. So ये change in dimensions आ गया ना तुम्हारा.
मैंने कहा था स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन डायमेंशंस. सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल, स्ट्रेन का सिंबल है एप्सिलॉन एंड स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा. सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल is change in length over original length. Change in length is delta L, original length is L. Anybody can tell me what will be the SI unit of strain? Unitless, because delta L भी मीटर में, L भी मीटर में, मीटर मीटर कट. So strain कोई भी हो is unitless. Fair enough. अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा नहीं सर ये फोर्स तो ऐसा जा रहा है, ठीक है, अगर गलती से फोर्स ऐसा होता तो? वेरी गुड. डू यू अग्री? ड्यू टू दिस a compression will be produced. Due to that elongation was produced, tensile, but due to this a compression is produced. So if the length decreases, it is called compressive stress. So can I take this off now? Can I take this diagram off? If you want, you can write down these two equations, please. So I'll write here that if length decreases, it is called compressive stress. So if due to the force the length decreases, it is called compressive stress. If the length of the cylinder decreases, it is called टेंसाइल. नहीं कहा जाएगा, टेंसाइल मतलब खिंचाव, कंप्रेसिव मतलब दबाव. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स खिंचाव एंड दबाव? बराबर. सो अगर बड़ा हो रहा है लेंथ तो इट्स कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, एंड अगर छोटा हो रहा है तो इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस. अच्छा, एक और डायग्राम आपके सामने पेश करना चाहूंगा. बहुत बढ़िया डायग्राम है एंड यूजुअली मैं पेश कर ही देता हूं. पहले सिलेंडर का, फिर ये. सपोज ये रॉड है एंड यू नो ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस बनाए हैं. अब तुम कहोगे सर किसी क्रॉस सेक्शन पे अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस का क्या आलम होगा? सिंपल एज दैट. लुक एट दिस. ये डिफॉर्मिंग है एंड इस क्रॉस सेक्शन पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. कैन यू सी द लिटिल ब्लू कलर्ड एरोस? Yes, sir. These are the restoring forces. Same here. Let me draw that diagram also. दोनों को अलग अलग तरीके से बना रहा हूं. ये जो दो F है, these are deforming forces, and उतने ही these are restoring forces. And a very important thing, can you see all these forces are perpendicular to this area? ये सारे जो ब्लू कलर के एरोज हैं, they are all perpendicular to this area, and that is the prime reason why this stress is called normal stress. All right. So whenever a perpendicular force is applied to any face, so that stress is called normal stress. Is this diagram understandable, people? Yes, sir. अच्छा, I would like to take this opportunity. मैं ये diagram उड़ा रहा हूं. I would like to take this opportunity and I would like to give you another diagram also. These diagrams are not in any book, but usually numericals वगैरह में इस्तेमाल होते हैं खास. That is the prime reason why. अच्छा, मैंने एक नॉर्मल ऐसा क्रॉस सेक्शन लिया था. मैं ऐसा लूं अगर टेढ़ा क्रॉस सेक्शन, तो Sir, restoring force के perpendicular to the slant हो गए. Slant, sir. रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट ही बनता है. बट इस रिस्टोरिंग फोर्स के आप दो कंपोनेंट निकाल पाएंगे. पीपल, कंपोनेंट निकालना मैंने सिखाया आपको. एक है ये कंपोनेंट और एक है ये कंपोनेंट. ओके, वन कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस फेस, अदर कंपोनेंट विल बी टेंजेंशियल टू दिस फेस.
Can you see this? Yes, sir. I am not saying anything. I don't want you to do anything. I just want you to look at this diagram and understand what I am trying to say. बाकी मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, इस पे कोई बात नहीं हो रही है, ये बातें जेई नीट में करेंगे. ओके सर, जी, सर ये ब्लू पेन से आपने जो F बनाया है वो रिस्टोरिंग फोर्स ना सर? बिल्कुल बिल्कुल ब्लू से बिल्कुल रिस्टोरिंग है. और क्योंकि ये ब्लू कलर का एरो न पैरेलल था न परपेंडिकुलर था इस फेस को, तो मैं इस ब्लू कलर के दो कंपोनेंट बनाया, एक ये जो परपेंडिकुलर है इस फेस को और एक ये जो पैरेलल है इस फेस को. दिस इज नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज टेंजेंशियल. कैन यू सी दिस? इज दिस डायग्राम समझ में आ रही है? डायग्राम यस सर. बस इसको याद रखना और कुछ मत करना. नॉर्मल फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? टेंसाइल स्ट्रेस. और अब मैं बताऊंगा आपको कि टेंजेंशियल क्या प्रोड्यूस करेगा. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? Yes, sir. एंड इससे टेंजेंशियल नाम का आगाज करते हुए एक नया स्ट्रेस डिफाइन करने जा रहा हूं. ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा देख के. यहां पे जो हमने अभी ये स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा उसमें फोर्स वाज नॉर्मल टू ईच फेस, नॉर्मल टू द फेस. बट अब जो स्ट्रेस देखेंगे, जो स्ट्रेन देखेंगे, उसमें फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल. यू टेल मी हाउ दिस फोर्स इज एंड यू टेल मी व्हाट इट विल क्रिएट. आई विल शो यू द फोर्स. सेम सिलेंडर, सेम स्टफ, सेम फोर्स, बस डायरेक्शन थोड़ा सा अलग. सो दिस इज diagram will tell you the entire story. Okay. Do I need to write consider a cylinder of length L? No, sir. Bad diagram. I hate bad diagrams, man. सर ये सिलेंडर अच्छा लग रहा है. लग रहा है अच्छा? बस फिर और कोई जिंदगी में कोई चीज की जरूरत नहीं है बेटा. ओके सर, कैसे फोर्स मारोगे? ध्यान ना ले, ध्यान ना ले, ध्यान ना ले. पहले वाले में फोर्स ऐसा था, अब इस बार फोर्स में चेंज दिखाई दे रहा है आपको? आर यू लुकिंग एट द चेंज इन द फोर्स? Yes, sir. ये फोर्स जो था वो नॉर्मल था, जो हमने पहले बनाया था ये वाला. दिस वाज नॉर्मल. हाउ डज दिस लुक लाइक? ओके. क्या इस फोर्स से लेंथ में कोई चेंज आएगा? नहीं सर. नहीं आएगा. एंड सपोज ये फोर्स आपको नहीं रखना है तो मत रखो. मैं सिर्फ एक फोर्स की बात कर रहा हूं. एक रख लो, नो प्रॉब्लम. क्या इससे लेंथ में चेंज आएगा? नहीं. तो सर क्या चेंज होगा? सर समझ में नहीं आ रहा है. ध्यान से देखें, क्या चेंज होगा बताता हूं आपको मैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड. अच्छा ऐसे आ रहे हो? और उसमें से सर कैन यू सी दिस? Yes, sir. मैंने इसको ऐसा खींचा तो ये नीचे वाला तो ऐसे ही रहा. ये जो सिलेंडर है इस फोर्स की वजह से टेढ़ा हो गया. कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ना इसका लेंथ चेंज हुआ ना कुछ, बस इसका शेप चेंज हुआ. सो ड्यू टू दिस tangential force F, the length does not change, but the shape changes. ओके एंड सर शेप में चेंज का हम कैसे वो करें? जैसे वो तो एल था और फिर डेल्टा एल था, तो हमने देखा
अच्छा, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है और ये जो फेस है, इसमें कितना एंगल है? 90। 90 डिग्री, यस सर। अब ये जो लाइन है और ये जो फेस है, क्या इसमें 90 डिग्री है? नहीं है। एंगल चेंज हो गया ना थोड़ा। लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, एंड इतना जो चेंज हुआ है वील कॉल इट डेल्टा एक्स, एंड ये जो लेंथ है ये एल है. So we define, first thing we define shear stress. So this stress जो change in shape create करता है is called shear stress या shearing stress. shear मतलब change in shape, shear stress or tangential stress. And again sigma s या sigma t is f by a. हमेशा ये तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अच्छा, shear strain is defined by the change in angle between the two faces. Between the two faces. So people, look here please. Shear strain जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन एस is the tan of this angle theta. And if you are looking at the triangle, can you see tan theta is opposite over adjacent? How much is opposite? Delta x. How much is adjacent? L. So tan theta is delta x by L. And since both delta x and L are both in meter, so again shear strain is unitless. And if angle is small, then shear strain epsilon s is equal to tan theta, which is nearly equal to theta. अगर आपका एंगल छोटा हो तो tan theta is nearly equal to theta. This is what is change in shape, which is called shear strain. Okay, check this out. Alright, तो ये लास्ट टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है मार्केट में, नंबर 3. इस नंबर 3 स्ट्रेस को क्या कहेंगे? सर वॉल्यूम स्ट्रेस बोले तो? अरे सपोज मेरे पास एक बॉडी है, मस्त गोल बॉडी, और मैं जैसा कोई बॉल या कोई फुग्गा 3 डायमेंशनल, और उसको हर पॉइंट से आप परपेंडिकुलर फोर्सेस मारते हो. क्या उसके लेंथ में चेंज आएगा? नहीं. क्या उसके शेप में चेंज आएगा? नहीं. क्या चेंज होगा? उसका वॉल्यूम. बराबर. सपोज आपके पास फुग्गा है या छोटा सा बॉल है, एंड यू अप्लाई परपेंडिकुलर फोर्सेस लाइक दिस. सर लाइक व्हाट? लाइक दिस. कैन यू सी दीज फोर्सेस? यस सर। सर शेप भी तो चेंज होगा. But right now we are not concerned with the change in shape. We are concerned about the change in 3 dimensions. That is the change in volume. You know, the shape changing was simply like this, the angle. It was a 2-dimensional idea. But you see, the 3 stresses and 3 strains are concerned with dimensions. Longitudinal stress was concerned only with length. Second wala was considered with length and delta x. This will consider the 3-dimension change, that is the change in volume. Do you agree, PK? Okay, sir. Very well, thanks for agreeing. So when perpendicular forces are applied, are given to each point of the body, the volume of the body changes. The volume of the body changes. This is called volume stress. Or pressure. हाँ? सर क्या बात कर रहे हो?
Yes, ladies and gentlemen, volume stress sigma V is force upon area. अब तक मेरे को किसी ने नोट नहीं करवाया कि सर आपने स्ट्रेस डिफाइन किया था फोर्स अपॉन एरिया, आपने बचपन में चैप्टर 2 में प्रेशर भी डिफाइन करवाया था फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या स्ट्रेस और प्रेशर सेम है? ना, NO, नो। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस दोनों अलग हैं, मात्र वॉल्यूम स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। सर क्यों ऐसा? क्यों वॉल्यूम स्ट्रेस के साथ पार्शियलिटी? सर अभी क्या बोला, फिर से समझना। मैंने समझाया ही नहीं अब तक पीके। मैंने ये कहा कि तुमने जब चैप्टर 2 में यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला कर रहे थे तब प्रेशर वाज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया ना? यस सर। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तब सबने अग्री कर लिया, बरोबर। और इस तरह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल दिया, m1l-1t-2। पर मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिफाइन किया स्ट्रेस सिग्मा इज फोर्स अपॉन एरिया, तब किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि सर ये तो फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर का होता है, तो क्या स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम है ना? दोनों का फॉर्मूला सेम है ना? कैन यू सी दिस? यस सर। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या स्ट्रेस और प्रेशर सेम है? नो। रीजन बताता हूं। भले दोनों का फॉर्मूला सेम है, नो डाउट, बट प्रेशर, you remember the definition of pressure? The force acting perpendicularly per unit area is called pressure. शायद आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ा नहीं, चैप्टर 10 में डेफिनेशन आएगा। हम जब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, can you see this force was perpendicular only to this much area? क्या इधर कोई भी फोर्स है? सिलेंडर के ये साइड्स पे कोई भी फोर्स है क्या? हाँ या ना? ना। उसी तरह जब हम शियर स्ट्रेस के साथ खेल रहे थे, शियर स्ट्रेस में टेंजेंशियल फोर्स था, ऐसा। क्या इधर फोर्स था? क्या इधर फोर्स था? क्या इधर फोर्स था? इधर फोर्स था क्या? नहीं सर। एंड प्रेशर का डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली एट एवरी पॉइंट। क्या यहां पे एवरी पॉइंट पे फोर्स है? हां या ना? हां। यस सर। सो only for volume stress, force is acting perpendicular at every point, and that is the prime reason, that is the only reason why only volume stress is same as pressure. भले स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का इक्वेशन F by A ही है, भले दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, पर दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। Only in the case of the third stress, volume stress, only volume stress is same as pressure, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं। दिस मच इज क्लियर नाउ? अब बात समझ में आई क्यों सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर होता है और बाकी के स्ट्रेस प्रेशर नहीं होते। ओके? अच्छा, दूसरी बात, भाई यही सिचुएशन तब होती है, आप कभी स्विमिंग पूल में गए नहाने के लिए? गए ना? आप सांस रोक के अंडर वाटर जाते हैं, आपको पता है वाटर आपके मुंडी पे हर पॉइंट पे इस तरह ही फोर्स मारता है। हाँ, दिखता नहीं है पर महसूस होता है। सो और जैसे जैसे तुम और नीचे जाते जाओगे ना, ये फोर्स और बढ़ता जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली, दिस सिचुएशन is exactly similar when a body
is immersed in a liquid. सेम सिचुएशन होती है एंड उससे क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अकर हो जाता है. दस वॉल्यूम स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेशर. हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड में होने वाला. तो जब भी तुम किसी बॉडी को लिक्विड में डालोगे तो उस पे पानी की वजह से या लिक्विड की वजह से हर पॉइंट पे इसी तरह फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम घट जाएगा. मेरी पेन कहां है दूजी, ये रही. ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये है आपका नया वॉल्यूम. कैन यू सी दैट? 10 वॉल्यूम चेंजेस एंड नाउ वी डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम. जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम. सो एप्सिलॉन वी इज डेल्टा वी बाय वी. इज दिस एक्सेप्टेबल पीपल? चेंज वॉल्यूम स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इज चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम. हाँ, ये होता है कि जब वो पानी में से बाहर निकालो ना, वापिस ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाता है. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर जब भी लिक्विड में कोई भी बॉडी को डालोगे तो उसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्सेस, ये सब एफ है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लगना शुरू हो जाते हैं. जी सर, वॉल्यूम स्ट्रेस खाली लिक्विड में अकर होता है या फिर आउटसाइड ऑफ द लिक्विड अकर भी होता है? मैं अगर किसी बॉल को पकड़ूं, मैंने शुरुआत कहां से किया था, किसी बॉल को पकड़ूं और उसको दबा दूं तो भी चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है ना. यस सर. मैंने जब स्टार्ट किया था डिफाइन करना, एग्जाम्पल देना, तब ये बॉल था एंड मैं इसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा था. हाँ, फिर यहां आकर मैंने तेरे को ये बोला कि ऐसा ही हो सकता है जब किसी बॉल को या किसी बॉडी को तू लिक्विड में डाले या पानी में डाले. यस. तो पानी की वजह से, लिक्विड की वजह से भी उस पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लगना शुरू हो जाते हैं. दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई वॉल्यूम स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर. अग्रीएबल? ओके, यस सर. ओके, लेट्स मूव ऑन. यस सर, यस. सर ये आपने जो बोला कि हम अगर अंडर वाटर चलते हैं तो हमारे मुंडी पे भी परपेंडिकुलर Forces. तभी वो वॉल्यूम चेंज होता है. जी, हर चीज का. पर जैसे ही आप पानी में से बाहर आते हो, रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट हो जाती है और सब कुछ ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाता है वापस. ओके सर. बरोबर. सो टेंशन नहीं लेने का, बरोबर, आराम से जाने का पानी में, जरा भी लाइफ में लोड नहीं लेना. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन. जी सर, स्कूबा डाइविंग में इसके लिए वो बिल्कुल बिल्कुल. करने के लिए स्क्यूबा डाइविंग है, डीप सी डाइविंग है. यू नो देर आर अंडर वाटर डाइवर्स. नेवी में अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं. यू नो, सपोज कोई चीज खो गई है या कोई इंसान गिर गया है या कुछ भी हो गया है तो अंडर वाटर डीप जाना पड़ता है. तो उनको ये सब बहुत कुछ सिखाया जाता है कि किस तरह करना, क्या नहीं करना. यू नो, ऐसा नहीं होता कि मैं कूद के ले आऊं. सारे कृष्ण भगवान नहीं होते. कृष्ण भगवान ने डीप वाटर में जा करके वो सांप के साथ मारामारी किया था. हर कोई कृष्ण भगवान नहीं होता. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. तो तीनों स्ट्रेस हो गए, तीनों स्ट्रेन हो गए एंड नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अरे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे नाम ही गलत लिख दिए. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. बट बिफोर आई गो टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक चीज छोटी सी बताना चाहता हूं. रॉबर्ट हुक ने ये बात करी थी हमसे कि सारे मटेरियल्स में, यू नो, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग टाइम्स पे अगर आप छोटा स्ट्रेन रखो फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स, the amount of stress that you give will be proportional to the amount of strain
that will be produced. So stress proportional to strain. जितना आप लोड ज्यादा दोगे इंसान उतना ज्यादा लंबा हो जाएगा. और stress upon strain is G. So हुक ने कहा stress by strain is constant. You could also write this as stress is equal to constant into strain. मैंने strain को नीचे ले लिया. So stress by strain is constant. जो भी materials ये equation obey करते हैं, they are said to be obeying Hooke's law. So what is Hooke's law? That stress by strain is constant is called Hooke's law. कहीं पे लिख लो ये stress upon strain is constant, that is called Hooke's law. Okay. Now the stress strain curve. Oh, right. Lovely curve. One of the most important theoretical questions of this chapter. जब भी इस चैप्टर की एग्जाम होती है, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही है. ओके, ये लिख लिया. ओके, नाउ भाई सिचुएशन क्या है? ये ग्राफ आप बना रहे हैं, बरोबर है? किस तरह बना रहे हैं, क्या माइंड में रख के बना रहे हैं, ये किस तरह आप लॉजिकल क्या सेटिंग मारा है, क्या एक्सपेरिमेंट रखा है? एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने तो नहीं किया, जिसने भी किया होगा, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में से एक वायर को लबड़ाया एंड वायर के नीचे ट्रे है. फिलहाल वायर में कोई लोड लगाया नहीं है, वायर खुद के वजन से ही लटक रहा है, वायर का वजन नेग्लिजिबल पकड़ लो. और अब इसमें मैं लोड पुट करता जाता हूं. पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा. जैसे ही लोड बढ़ता जाता है, डू यू अग्री, इसको खिंचाव बढ़ता जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? द अमाउंट, दिस इज weight that is force is pulling this wire downwards and due to that इसके अंदर लेंथ भी बढ़ती जाएगी इस वायर की. so due to this stress caused by this weight, बॉडी में स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा. दिस इज माई एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. इज दिस अंडरस्टूड पीपल? एनी प्रॉब्लम्स विद दिस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट? आपको समझ में आया? मैंने एक वायर लटकाया है और वायर के नीचे एक ट्रे रखी है जिसमें थोड़ा थोड़ा वजन मैं डालता जाता हूं. ड्यू टू दैट द फोर्स, द डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीजेस, ड्यू टू दैट स्ट्रेस इंक्रीजेस एंड स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ये वायर की लंबाई में भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाता है. बराबर? अरेंजमेंट ठीक है? कोई शक इसमें कि क्या कर रहे हो, किसको डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? ओके, तो इनिशियली मैंने कोई वजन डाला नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेस, ड्यू टू दैट देयर इज नो स्ट्रेन. अब मैं थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाता जाता हूं एंड जैसे मैं थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाता जाता हूं, स्ट्रेस बढ़ाता जाता हूं, साथ में स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है एंड एज ए रिजल्ट यहां तक मैं आ गया O से A तक. Can you see from O to A it is a straight line? Yes, sir. Initially मैं पहले लिख लेता हूं. There is no load, so there is no increase in length. That is no strain. And this is called point O. Now load is increased, is put and stress increases. So strain also increases. From O to A. Now अब मैं अलग अलग पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक बताते जाऊंगा. O to A is a straight line. So it's a straight line meaning stress is directly proportional to strain. Stress proportional to strain. So body is obeying Hooke's law. बराबर ना? Body obeys Hooke's law. Wire obeys Hooke's law. Point A is called limit of proportionality.
से ए तक ही स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा. पॉइंट ए इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. क्यों? क्योंकि अब मैं और स्ट्रेस ऐड करता हूं ना, और लोड ऐड करता हूं. आप देखो परिस्थिति सर जी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? ए तक ही स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. तो ये जो प्रोपोर्शनल है ना, यहीं तक है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शन ए पे एंड हो जाता है. जी जी जी, ए तक ही स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. तो प्रोपोर्शनैलिटी ए तक ही है. क्यों सर? ए के बाद क्या होने वाला है? ए के बाद धमा चकड़ी होगी. देखना, मैंने ए से ए पे और स्ट्रेस बढ़ाया, मैं बी तक पहुंचा. फ्रॉम ए टू बी, लुक फॉर योर सेल्फ. इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? नो. Is it a straight line from A to B? Is it a straight line? No. Stress is not proportional to strain. तभी तो मैंने A तक ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला कि इससे आगे अब प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा. ये A तक ही स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल थे, इसके आगे नहीं होने वाला है. पर हाँ भले स्ट्रेट लाइन नहीं है. अगर मैं B पे स्ट्रेस छोड़ दूं ना, सारा वेट निकाल दूं ना, तो बॉडी फिर से वो ओ पे आ जाएगा. मतलब इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड एट बी, द बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड एट बी, at point B, the body comes back to its original length. Oh wow, lovely. मतलब पॉइंट बी तक बॉडी इलास्टिक है. बराबर, यहां तक खींचा, फिर छोड़ दो, वापिस ओरिजिनल पे आ जाएगा. सो पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. अक्सर तुमको यही कहा जाता है कि बॉडी को यहीं तक ले जाना भाई, क्योंकि इसके इलास्टिक लिमिट के आगे ले जाओगे ना तो परिस्थितियां गंभीर होंगी आपकी. क्योंकि अब आपने देखा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए पे खत्म हो गई, बी तक ही इलास्टिक लिमिट है. अब इससे आगे आप देखना, मैं खींचता जाऊंगा ना, अजब गजब रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे. तो मैं थोड़ा अच्छी तरह लिख देता हूं. एंड इलास्टिक लिमिट एंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस, SY. इसको भाई यहां तक ही आप स्ट्रेस अप्लाई करना, वो आपके फायदे में, हित में रहेगा. नहीं तो अब कोई भरोसा नहीं. अब देखना, और बढ़ाओ साला. माय गॉड, अजब गजब. और बी से लेकर यहां डी तक ले आया मैं. सर बीच में सी कहां गया? दिखाता हूं. सी कहीं बीच में है. सर सी बीच में होने का क्या फायदा? अब मैंने स्ट्रेस इतना बढ़ा दिया, आप देखो स्ट्रेन भी काफी बढ़ गया. एंड बीच में एक आध पॉइंट आता है सी, जहां पे अगर मैं छोड़ दूं बॉडी को, द बॉडी डज नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, बट उसमें थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है. बरोबर है. ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेस फर्दर, ऑन इंक्रीजिंग लोड फर्दर, वी गो टू पॉइंट डी. पॉइंट डी एक इंपॉर्टेंट बात है. ये पॉइंट डी इज द अल्टीमेट पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. अल्टीमेट टेंसाइल stress. This is the maximum stress that you can give to the body. SU. Okay, stress को यहां लिखते हैं. एंड मैं ये उड़ा दूं. ये कैन आई टेक दिस ऑफ? आई विल नीड दिस. सर स्ट्रेन मत उड़ाओ ना. नहीं, स्ट्रेन वापस लिखूंगा मैं, डोंट वरी. सो
दिस इज सटरेन, यस। सर ये स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस है जब तक अप्लाई किया तो वापस वही तक पोजीशन में आ सकता है। यील्ड स्ट्रेस को मैं मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस कहता हूं। ओके सर। यहीं तक किसी बॉडी को स्ट्रेस दोगे तो चलेगा, इसके आगे परिस्थितियां गंभीर हैं। ओके, आपने देखा बी से डी तक लेके गया, बीच में ये पॉइंट सी आया, ये सी पे मैंने छोड़ दिया था तो बॉडी ओरिजिनल पे नहीं आया, थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। एट पॉइंट सी इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड, body does not go back to original position. Oh my God. It suffers some permanent deformation. I need this much. I hope you can just check it out. O to A stress proportional to strain. Point A limit of proportionality. A to B stress not proportional, but B पे छोड़ दो तो वापस ओरिजिनल पे आएगा. पॉइंट B इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. इट्स कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस. और इंक्रीज करते जाऊं तो D तक मैं पहुंच जाता हूं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. बीच में आता है पॉइंट C. पॉइंट C पे अगर छोड़ दूं तो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाता. देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द बॉडी. सो देयर इज some permanent, it suffers a permanent deformation. So point C is called state of permanent set. So point C, हर पॉइंट का नाम होता है, is called permanent set. इस पॉइंट के बाद ये बॉडी परमानेंटली थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया. एंड पॉइंट डी को अल्टीमेट टेंसाइल क्यों कहा? क्योंकि अब मैं डी के बाद आप देखना, मैं अगर स्ट्रेस घटा भी लूं, फोर्स घटा भी लूं, तो भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है जी. एंड इस पॉइंट पे आके टक, सर क्या हुआ? टूट गया. डी पे मैंने स्ट्रेस बढ़ाया नहीं, घटाया. पीपल, डी पे मैंने स्ट्रेस कम कर दिया, थोड़ा सा फोर्स कम कर दिया, फिर भी बॉडी में स्ट्रेन बढ़ता ही रहा और पॉइंट ई पे आके बॉडी टूट गया. इवन ऑन डिक्रीजिंग स्ट्रेस आफ्टर पॉइंट डी, द स्ट्रेन इन द बॉडी increases and body reaches point E, which is called fracture point. क्या नाम है उसका? फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पांडिया सुना होगा, फ्रैक्चर पॉइंट नहीं सुना होगा. सुना है फ्रैक्चर पॉइंट? अब ये मत ढूंढना महाबलेश्वर के मैप में फ्रैक्चर पॉइंट किधर है. हर पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है, कहीं भी जाओ टांग टूट सकती है. विच इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट मतलब बॉडी टूट गया जी, द बॉडी ब्रेक्स. मतलब आपने नोटिस किया, तुम बी तक ही अच्छी तरह बॉडी को यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी लॉस को ओबे करेगा. बी के आगे तुम लेके जाओगे ना तो अजब गजब बिहेवियर होगा एंड बॉडी एक टाइम पे टूट जाएगा. अगर ई डी के तुरंत बाद आ जाता है, थोड़ी देर में, देन बॉडी इज कॉल्ड ब्रिटल. बराबर. इफ ई कम्स इमीडिएटली आफ्टर डी, देन बॉडी इज सेड टू बी ब्रिटल. चौक देखा है कभी? चौक थोड़ा 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 पड़क करके टूट जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल. इफ ई comes after a large distance, after D, after a long time, body is said to be ductile. Do you know the meaning of ductility? The property of, अभी एक रॉड है ना, मैं उसको खींचूं खींचूं खींचूं, वो लंबा होता जाए
और बहुत खींचने के बाद वो वायर बन जाए. You know, the ability of a body to be drawn into wires is called ductility. You know, metals possess this property. Actually, Yes, sir. एल्यूमिनियम या कॉपर या स्टील का एक पूरा वायर रॉड होता है, उसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, वो पतला होता जाएगा पतला होता जाएगा पतला होता जाएगा, वायर बनता जाएगा उसका. तो उसमें पॉइंट क्या हुआ? डक्टिलिटी होता है. हाँ, गोल्ड. यस, गोल्ड, मेटल, सारे मेटल्स. सो अगर डी के बहुत टाइम बाद ये आता है, then body is said to be ductile. In short, it can be drawn into wires. So this is the stress strain curve. And finally, you know, सब metals ये obey करते हैं. Yes. सर आपने बोला कि डी से हम स्ट्रेस कम करते हैं तो अगर स्ट्रेन बढ़ता है तो स्ट्रेस कम हो गया तो स्ट्रेन भी कम हो गए. बेटा, तेरा नॉर्मल दिमाग तो यही चाहता है ना कि स्ट्रेस कम हो तो स्ट्रेन भी कम हो, पर तू ये भूल रही है कि मेटल अब, बॉडी अब तेरे लॉज, नॉर्मल लॉज फॉलो नहीं करने वाला है. तू बॉडी को यहां तक लेके जा, वो तेरे सारे लॉज फॉलो करेगा. पर अब तू बॉडी को ऐसे सिचुएशंस में ले गई है जहां पे, यही तो कह रहा हूं ना कि इट इज इंपॉसिबल टू बिलीव कि तुम यहां पे फोर्स कम भी कर रहे हो, फिर भी बॉडी का स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, वो और लंबा होता जा रहा है. कैसे हो रहा है भाई? क्योंकि अब तुम ऐसे लेवल पे ले गए हो बॉडी को जब वो कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा है. उसने बी के बाद ही हुक्स लॉ फॉलो करना बंद कर दिया है, ए के बाद ही. तो ये तो बात ही कुछ और है. बरोबर? सर. हाँ जी. यस सर. या यानी कि इस लॉ के बल्कि ऐसा ये इसकी तरफ से देखें तो फिर जो आपने साइन ऑफ ली थी, अगर उसको तुरंत ही आप एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए पूरा डी तक ऐसे प्रेस कर लेते हैं तो वो वापस उस पोजीशन पे क्यों आ रहा है? एक सेकंड, तू क्या कहना चाह रहा है भाई? यानी कि सर इस लॉ के हिसाब से ये जो भी एक हाँ तो फिर आपने जो साइन ऑफ टाइम ली थी, साइनस ऑफ टाइम, हाँ, तो अगर उसको आपने पूरा प्रेस किया ना तो मतलब कि डी तक पोजीशन तक आ ही गया होगा ना, मतलब स्ट्रेस. एक सेकंड, तू ये समझ कि हर बॉडी का कर्व अलग अलग होता है, हर बॉडी का डी अलग होता है, हर बॉडी का ई अलग होता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? एंड ये चीजें हर मटेरियल के साथ चेंज होती है. तुम ये नहीं कह सकते कि ये कर्व सब पे लागू हो ना, कभी कभी डी जल्दी भी आ जाए. यानी कि उस पेन में बहुत लेट आया. बिल्कुल. तो मटेरियल का चेंज है. अब यही चीज मैंने एक चौक के साथ किया होता तो, हाँ, पेंसिल के साथ किया होता तो भटक जाता ना वो. या चौक के साथ किया होता, वो थोड़े और कम फोर्स में भटक जाता. सो हर बॉडी का ये कर्व अलग अलग होगा, उसके ए बी सी डी ई कहां आएंगे अपने को मालूम नहीं है. बट कहने का फंडा एक ही है कि अगर तुम किसी बॉडी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो बी तक ही उसको ले जाना लाजमी है. बी इज द पॉइंट ऑफ सेफ स्ट्रेस. बरोबर? इसके आगे तुम ले जाओगे, डू इट ऑन योर ओन रिस्क. ओके, सो दैट इज द आइडिया. ये मेटल्स के लिए चलता है. एंड फाइनली लेट मी टेक 1 minute, जस्ट अ मिनट. I want to show you the stress strain curve for some very different material. You know, this is the stress strain curve for what is called elastomers. Have you heard about elastomers? Rubber, aorta. Have you heard about rubber and aorta? You know, वल्कनाइज रबर हो अगर 1 फुट का, आप उसको खींच के 7 फुट का बना सकते हो. जस्ट इमेजिन. तुम बोलोगे सर इसमें क्या बात है, मैं तो कॉपर को भी खींच के बना सकता हूं. फंडा यह है कि जब तुम उसको छोड़ दोगे ना, वो वापिस 7 फुट से 1 फुट तक आ जाएगा. अब इमेजिन कर पा रहे हो? रबर का 1 फुट का टुकड़ा था, रबर का 1 फुट का टुकड़ा था, 1 फुट का, मैंने खींच के 7 फुट का बना दिया, और 7 फुट का बनने के बाद मैंने फोर्स छोड़ दिया, इट केम बैक अगेन
to 1 foot. That is elastomers. You know what is aorta? Aorta is an artery in your heart. I'm sure you know your heart goes loop dub, loop dub, loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. एक मिनट में करीबन 72 बार धड़कता है. एक मिनट में 72 बार धड़कता है. एक घंटे में कितनी बार धड़क रहा होगा? कैलकुलेटर आपके पास है. एक घंटे में इतनी बार धड़कता है. 24 घंटे में कितनी बार धड़कता होगा? 24 घंटे में इतनी बार धड़कता है. एक साल में कितनी बार धड़कता होगा? एक साल में इतनी बार धड़कता है. सपोज कोई इंसान 80 साल का है, कितनी बार उसका दिल लुप डुब किया होगा? वेरी बिग नंबर. बट इतना करने के बाद भी कंप्रेशन एक्सटेंशन होने के बाद भी इस एओर्टा की इलास्टिसिटी कम नहीं हुई है ना? मस्त लुप डुब बराबर दिल को संभालता है, फर्स्ट क्लास. तो दैट इज व्हाई दिस एओर्टा या रबर इज कॉल्ड एन इलास्टोमर. यू नो, यू कैन सी ये कर्व का कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ. कोई भी पॉइंट पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ही नहीं. बट फिर भी यू नो ये स्ट्रेन कितना तक जा सकता है पता है? उस ग्राफ में तो करीबन मैक्सिमम 30% तक ही स्ट्रेन था. ये 1 तक जा सकता है, मतलब डबल लेंथ तक. सो ये होते हैं इलास्टोमर्स जो बहुत इलास्टिसिटी रखते हैं. एंड यू नो इतना सारा स्ट्रेस हैंडल करने के बावजूद भी, इतना सारा खिंचाव होने के बावजूद भी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाते हैं. सच बॉडीज are called elastomers. And I think I will end this topic here. I will end this lecture here. Next lecture में Young's modulus वगैरह का introduction करेंगे, numerical solve करना शुरू करेंगे. Till that time, you all stay safe. Yes. Sir, stress proportional to strain कब होता है? जब वो line straight होती है तब? जी, कोई भी proportionality तभी होती है ना. अब तू बोले ऐसा कर्व है तो इसमें तो proportional है ही नहीं. ये है तो प्रोपोर्शनल है. Yes, sir. बरोबर है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. जस्ट गो थ्रू दीज आइडियाज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर इवनिंग. बाय बाय.